हेलो दोस्तों, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए फोरम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स के लेसन 17 का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर में दोस्तों हमने पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 के अंदर में हमने पढ़ा था कि सतत विकास क्या है और सतत विकास आज के समय में क्यों जरूरी है। तो सतत विकास का अर्थ क्या होता है? टिकाऊ विकास, जो लंबे समय के लिए टिका रहे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब सतत विकास तो चाहिए, सबको समझ में आ गया। तो उसके लिए कुछ कदम उठाए जा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बस इतना बताना है हमें और कुछ नहीं। ठीक है। इसके अंदर में क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक नॉर्मल कि भाई सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये जो 20 नंबर का आता है। दूसरा इसके अंदर टिप्पणी बेस बनेगा, जो स्कॉटम सम्मेलन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बाली सम्मेलन क्या है। तो इस तरह से बन जाता है। ठीक है। तो दोनों को आप ध्यान से देखिएगा। जो टिप्पणी आते हैं वो 10 नंबर का आएगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा वो 20 नंबर का आता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉटम सम्मेलन की। तो स्कॉटम सम्मेलन की अगर बात करें तो इसकी मतलब जो हुआ था स्कॉटम सम्मेलन 1972 में हुआ। ठीक है। 1972 में हुआ, जिसके अंदर में दो चीज़ों पे जोर दिया गया, वायु प्रदूषण और रासायनिक विषैलेपन। रासायनिक विषैलेपन मतलब क्या? जो इन्वायरमेंट के अंदर में जहरीलापन घुला हुआ है। ठीक है। वातावरण में जहरीलापन घुला हुआ है, उसके बारे में आपको याद होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली की जो दिल्ली थी, पूरी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, वो जहरीलेपन के गैस चैम्बर में बदल गई थी। ठीक है। पूरी तरह से वायु प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर में बदल गई। गैस चैम्बर के अंदर में क्या था कि जहरीलापन था, वायु जहरीली हो गई थी। ठीक है। तो यही विषैलापन यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जिसके लिए दो चीज़ों पे जोर दिया गया। अगर आप चाहते हो कि प्रदूषण ना रहे, मतलब सतत विकास हो, उसके लिए दो बातों पे जोर दिया गया। पहला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति। ठीक है भाई, शांति रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा सहयोग। अगर सभी देश मिलकर सहयोग करेंगे तभी हम इससे लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि एक की लड़ाई नहीं है। पहली बात, कहीं आप सोचो कि यार मैं अकेले लेकर निकलूँ लाठी लेकर और मैं जीत जाऊँ युद्ध को, तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है। तो ये सबका सहयोग मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाया जाए, तभी हम इसको जीत सकते हैं, ऐसा कहा गया, ऐसा माना गया। ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसके अंदर में नॉर्मली इसका जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब ये चल रहा था स्कॉटम सम्मेलन, तो इसके अंदर में कुछ चीज़ें तय की गई। ठीक है। जिसके अंदर में इन चीज़ों को तय करते समय 26 सिद्धांत सुझाए गए। ठीक है। 26 सिद्धांत बताए गए। ठीक है। 26 सिद्धांत बताए गए स्कॉटम सम्मेलन में। 26 सिद्धांतों के बाद से इसके अंदर में 106 सुझाव शामिल किए गए। ठीक है। 106 सुझाव शामिल किए गए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की गई। समझ में आता है दोस्तों? अब देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम स्थापना हो गया, सब कुछ हो गया, जिससे ना भाई देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में सतत विकास के बारे में सोचा जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना। अब ये दोबारा से एक आयोग की स्थापना होती है। अब ये क्या है? तो पर्यावरण विश्व आयोग की स्थापना के अंदर में 1983, ठीक है, 1983 के अंदर में होता है, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री द्वारा इसके अंदर में पार्टिसिपेट करके उनके अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। उसकी एक रिपोर्ट आती है, आवर कॉमन फ्यूचर, जो 1987 में आती है। ठीक है। 1987 में इसकी रिपोर्ट आती है कि आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, आर कॉमन फ्यूचर के नाम से। ठीक है। इसके अंदर में ये बताया गया कि किस तरह से हमें सतत विकास का नामकरण यहीं से हो जाता है, शुरू के नाम सतत विकास डाला गया। और यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरह से आज के समय में हमें सतत विकास की जरूरत है। ठीक है। और ये सतत विकास क्या चाहिए कि नई पीढ़ियों को भी मिले। अगर आज आप पेड़, हवा, पानी का आनंद भोग रहे हो, तो क्या चाहिए हमें कि यार हमारे बच्चे को लिए भी मिले। आप आज से अगर 20 साल पहले जाते हो तो गंगा जी एकदम साफ थी, यमुना जी भी बिल्कुल अच्छी खासी साफ थी, बट आज क्या है, वो गंदे नाले के रूप में बदल चुकी हैं। ठीक है। तो क्या हमारे बच्चे देखेंगे तो उसको यमुना जी और गंगा जी नहीं कहेंगे। आज हम गंगा जी को पूजते हैं, ठीक है, यमुना जी को पूजते हैं, पूजा करते हैं, बट अगर आज के कुछ समय बाद जाओगे तो वो गंदे नाले के रूप में बदल जाएगी। तो कौन, क्या लगता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां उससे पूजा करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। उसकी गलती वहाँ पे किसकी गलती है? वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी गलती आती है, क्योंकि हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ठीक है। तो ये इस स्थापना के अंदर में जब ये पर्यावरण तथा विकास आयोग की स्थापना की गई विशिष्ट स्तर पर, तो यहाँ पर ये बात तय किया गया कि अगर आप विकास करना चाहते हो तो गरीबी के कारण हम कभी पर्यावरण का सुरक्षित नहीं रख सकते। सबसे पहले अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो गरीबी दूर करो। अगर मान लो कोई लोग गरीब है तो भाई उसके पास एलपीजी कनेक्शन के लिए थोड़ा पैसे होंगे। अगर गरीब है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लकड़ लाना पड़ेगा। लकड़ के लिए अगर पेड़ काटेगा। ठीक है। इस तरह की चीज़ों पे वो डिपेंड रहेगा, तो हम कभी भी पर्यावरण को बचा ही नहीं सकते। ठीक है। अगर सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग वेल सेटल हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि यार कोई किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा वो लकड़ की ओर, और वो बचा रहेगा पर्यावरण और लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरह की चीज़ों पे बात की गई। समझ में आता है? आगे देखते हैं।
यहाँ पर अब आगे हम बात करते हैं पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। यहाँ पर रियो घोषणा पत्र आता है। रियो घोषणा पत्र मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मतलब ब्राजील की राजधानी में रियो डी जेनेरियो मीटिंग करवाई, सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन कब बुलाया जाता है? तो 3 जून 1992 को, ठीक है, सम्मेलन बुलाया जाता है जिसके अंदर ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, जिसका नाम पृथ्वी सम्मेलन दिया गया। इस सम्मेलन को, रियो डी जेनेरियो को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, जिसके अंदर में 3 चीज़ों के पे बात की गई कि भाई दीर्घकालीन विकास हो, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए जो लंबे समय के लिए रहे, लॉन्ग पीरियड के लिए रहे। पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ा जाए सभी को, इसमें सभी को पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ा जाए, कि मतलब ये नहीं पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को जोड़ा जाए, सब सिंपल सी बात, ठीक है। सभी राष्ट्रों को एक नई वैश्विक साझेदारी कायम करने की जरूरत है। मतलब ये नहीं कि भाई मैं अपना देश का बचाव करूंगा, मुझे तो ऐसे पेड़ लगाकर बचाना है, किसी को पेड़ काट कर बचाना है, किसी को कुछ, तो उसमें एक आ गया कि सबकी एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें सारे देश, सारे विश्व एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करें और सारा एक साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए, ठीक है। अगर इस रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसकी बात करें तो टोटल इसमें 182 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 20,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब 182 देशों के 20,000 से ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया। और ये पहला, मतलब मान लो पहला ये सबसे बड़ा सम्मेलन के तौर पर जाना गया, ठीक है। इतने बड़े स्तर पर ये वाला सम्मेलन किया गया। इसके अंदर में कुछ निम्न दस्तावेजों पे साइन किए गए, जारी किए गए, जिसके तहत अलग अलग नामों से जाने गए, ठीक है, अलग अलग दस्तावेज जारी किए गए। वो क्या दस्तावेज ये भी देखते हैं। तो पहला आता है कि जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधित अनुबंध। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनी हुई है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। उसके कारण जब हम ग्रीन हाउस गैस का ज्यादा यूज करते हैं तो उसके कारण ये होता है। तो इस समझौते के ऊपर में टोटल 162 देशों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। इसके अंदर में टोटल ग्लोबल वार्मिंग को खतरा बताया गया, ठीक है। खतरे को मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है विश्व स्तर पर, उसको एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया। और इसके अंदर में ये टारगेट रखा गया कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे। इसके अंदर में टारगेट क्या दिया गया कि जैसे मान लो अभी आप सन 2000 में हो, ठीक है, मान लो जैसे 2000 में हो, तो आप क्या करोगे, अपने ग्लोबल वार्मिंग का स्तर 1990 के स्तर पे ले जाओगे। मतलब जितना आपका 1990 में था, ठीक है, और अभी जितना 2000 में है, तो आप क्या करोगे, घटाकर आप 1990 के स्तर पे लाओगे। समझ में आता है? तो ये बात कही गई इसके अंदर में। इसके अंदर में साथ साथ इसके अंदर उद्देश्य क्या रखा गया कि ग्रीन हाउस गैसों का एक स्तर तय करना, कि एक लेवल तय करो, स्तर तय करो, उस स्तर के हिसाब से ही ग्रीन हाउस गैसों का यूज करेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का सूचना प्रदान करना, कि अगर भाई कौन सा देश कितना यूज कर रहा है उसकी मात्रा बताना, ये उद्देश्य था। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का नियंत्रण करना, उसको नियंत्रित करना, ठीक है। जो भी आप कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैसों पे बेस्ड कर रहे हो उसके ऊपर जानकारी देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी देना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण समाप्त हुए पौधे तथा वनों का संरक्षण प्रदान करना। अगर मान लो कुछ नष्ट हो चुका है ग्रीन हाउस गैस के कारण, तो उसका वापस से उसको लगाने के लिए, सोचने के लिए, बचाने के लिए आपको कदम उठाना। इस तरह की बातें पे जोर दिया गया। समझ में आता है? तो अगला इसके अंदर में, और अगर हम बात करें दस्तावेजों का जो रियो डी जेनेरियो के थ्रू जारी किया गया, तो आता है जैव विविधता पर अनुबंध, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है? जैव विविधता मतलब क्या होता है? जो अलग अलग जाति प्रजाति के होते हैं उसको जैव विविधता कहते हैं। सिंपल सी बात। जैव विविधता के अंदर में रियो सम्मेलन में 5 जून 1992 को मतलब ये समझौता हुआ था, जिसे 19 दिसंबर 1993 को लागू कर दिया गया था, जिसमें 187 देशों ने शामिल किया, ठीक है। इसको 187 देशों ने एक्सेप्ट किया जैव विविधता को। इसके अंदर में बात क्या किया गया कि सतत विकास के लिए संरक्षण जरूरी है। भाई जैव विविधता, अलग अलग जाति प्रजाति को बचाना जरूरी है, ठीक है, अलग अलग जाति प्रजाति को बचाना जरूरी है। जैसे मान लो हर एक प्राणी का अपना खुद का एक अलग रोल है। अगर कोई चीज कहीं पे अगर हम भूल कर देते हैं, अगर जो साइकिल चेन है अगर वो सही से नहीं चलता है तो क्या हुआ, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि यार सभी लोग शाकाहारी हो जाए, मांस ना खाएं, तो क्या होगा, मांस ना खाएं, शाकाहारी हो गए, मान के चलो 2 मिनट के लिए शाकाहारी हो गए सब। तो जो मांस, जो इतने सारी उपज है सब चीज़ों की, ठीक है, अगर मान लो शेर भी शाकाहारी, इंसान भी शाकाहारी, तो क्या होगा, फालतू में जानवरों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो क्या करेंगे, तो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए सब एक चैन में बंधे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बात क्या आ गया कि भाई सबको एक सतत विकास का बारे में सोचना है, जैव विविधता के बारे में सोचना है, कि जो जो जानवर जैसे हैं वो होना चाहिए। आज हम डायनासोर नहीं देखते, क्या कारण है, क्योंकि वो जैव विविधता के शिकार हो चुके हैं, ठीक है, वो खत्म हो चुके हैं। आज बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे पक्षियाँ आप नहीं देखते हो अपने आसपास में। पहले छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी, ठीक है, स्पैरो, वो आज अब अपने घर के आसपास में देखोगे कहीं आपको देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता नहीं कब, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्रो को लास्ट टाइम कब देखा था, ठीक है, कौवा।
तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि जैव विविधता बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई पक्षी, जानवर, वस्तु, कुछ भी पेड़ पौधे नष्ट होता है तो उसको बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैव विविधता रहेगी तभी हम उसको आगे बढ़ा सकेंगे। और सबका अपनी अलग रोल है, कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका अपना अलग रोल है। अगर उसको चैन में से हटा दोगे तो सारा कुछ बिगड़ जाएगा, सारा चैन टूट जाएगी। तो ये बात कहा गया, समझ में आता है। तो यहाँ पे जैव विविधता की, इसके अंदर में नीचे में पॉइंट्स बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप अपनी बुक में एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और मतलब क्लियर हो जाएगा आपको पॉइंट सारे, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो वन संरक्षण सिद्धांत भी उसके अंदर में लाया गया। वन संरक्षण सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रोडक्शन प्रिंसिपल, ये होता क्या है इसके बारे में बात करें तो ये जैसे कि आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाने से रोकती है, तापमान बढ़ाने से रोकती है पेड़ पौधे। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे वातावरण में मौजूद होता है, तो पेड़ पौधे, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो क्या करेगी, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगी, ठीक है। जिसके कारण से क्या होगा, पृथ्वी का जो तापमान है वो घट जाएगा और एकदम मतलब नॉर्मल तापमान रहेगा, तो पृथ्वी का तापमान कम रहेगा, ठीक है। जिससे हमारे जंगली जानवर और ये सब मतलब सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, और भी अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की चीज़ें फैलेंगी, ठीक है, महामारी फैलेगी, ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पे वन संरक्षण सिद्धांत जरूरी क्यों बताया गया कि अगर पेड़ पौधे हैं तो हमारे जंगली जानवर बचे रहेंगे, ठीक है, कई तरह की जीव जंतु बचे रहेंगे, पनाह देते हैं उन्हें। तो इस तरह की चीजें देखी गई, ठीक है, कि अगर वन संरक्षण सिद्धांत रहेगा तो जैव विविधता भी कायम रह सकती है। अगर वन ही नहीं, अगर मान लो आप धीरे धीरे क्या करें, हम जंगल काटते जा रहे हैं, अगर जंगल काटते जा रहे हैं तो शेर, पशु पक्षी क्या चिड़ियाघर में रहेंगे? वो अगर चिड़ियाघर में रहेंगे तो उनका अलग परिवेश है, उनका अलग है, तो फिर वो चिड़ियाघर जैसा मतलब थोड़ा रहेगा, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि वन संरक्षण सिद्धांत भी जरूरी है, समझ में आता है। तो इसके अंदर में वन संरक्षण सिद्धांत के अंदर में क्या क्या बातों पे जोर दिया गया कि वृक्ष रोपण किया जाना चाहिए, पेड़ लगाया जाना चाहिए, ठीक है, वृक्ष रोपण किया जाना चाहिए, प्रदूषणकारी तत्वों को रोकना चाहिए, इस तरह की बातों पे जोर दिया गया। वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, ऐतिहासिक और धार्मिक चीजों का महत्व बताना चाहिए कि क्या महत्व है, पीपल का पेड़ का अपना महत्व है, ठीक है, नीम का पेड़ का अपना महत्व है। तो इस तरह की चीजों के बारे में बात की जा रही है कि हर चीजों का अपना महत्व बताना चाहिए कि क्या महत्व है। नीम के पेड़ कई तरह से उपयोगी होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पे ना हर चीज का एक अलग वैल्यू है। अगर वो चीज नहीं होगा तो वहां से उसकी वैल्यू खत्म, उसकी सब कुछ खत्म, वो चैन टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या जरूरी है, किस हिसाब से जरूरी है, समझ में आता है। तो अगले उसकी बात करोगे दस्तावेज की, जो रियो डी जेनेरियो के वहां से जारी हुआ, तो यहाँ पे आता है रियो घोषणा पत्र, रियो डिक्लेरेशन, ठीक है। रियो घोषणा क्या है, जिसके अंदर में 27 सिद्धांतों की सहमति बनी। रियो घोषणा के अंदर में 27 सिद्धांतों को शामिल किया गया, जिसके अंदर में सभी देशों ने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ ये 27 सिद्धांत होने चाहिए। जिसमें क्या बात किया गया कि मानव को सतत विकास का केंद्र बिंदु माना जाए, कि अगर भाई इंसान है तभी हो सकता है विकास, नहीं तो नहीं, केंद्र बिंदु माना जाए। दूसरा इसमें कहा गया प्रत्येक राष्ट्र को अपनी पर्यावरण तथा विकास नीति का अनुरूप संसाधनों का उपयोग का अधिकार है। मतलब हर देश को अपने पर्यावरण नीति के अनुसार अपना संसाधनों का उपयोग करे, वो जरूरी है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण विकास प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझकर उसको वर्क करो, ये कहा गया, ठीक है। रियो घोषणा पत्र के अंदर में टोटल 27 सिद्धांतों की बात की गई। समझ में आता है दोस्तों, आपकी बुक में दे रखा है, सही से आप पढ़ोगे मजा आएगा, अच्छा है। अगर आप किसी तरह के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन भी करते हो तो उसके लिए भी यूजफुल होने वाला है सारी चीज़ें, क्योंकि अक्सर जो मतलब अगर बात करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अक्सर इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ठीक है, अगर आप अभी सही से पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आगे बात करें तो एजेंडा 21 क्या है। अब एजेंडा 21 ये भी एक दस्तावेज है रियो डी जेनेरियो का, जो मैंने बताया था ना कई सारे दस्तावेज वहाँ से आए, तो इसमें से ये भी एक उसी का दस्तावेज है, जिसके अंदर में टोटल 21 शर्तों की बात की गई, 21 भावी योजनाओं के बारे में बात किया गया कि भाई इस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जिसके अंदर में क्या कहा गया कि पर्यावरण तथा विकास के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए सतत विकास पर राष्ट्रों के मध्य सहयोग को विकसित करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा प्रावधानों का स्पष्ट करना, तकनीकी सहयोग को प्रदान करना, तकनीकी सहयोग प्रदान करना मतलब इसमें अलग अलग तरह के विकासशील और विकसित देशों के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करना, विविध निर्माण हेतु संध्या करना, इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया। समझ में आता है दोस्तों। इसी एजेंडा 21 के तहत जो हमारे मतलब जब रियो पृथ्वी सम्मेलन जब हो रहा था, उसके अंदर में जब एजेंडा 21 वाला पार्ट आया, जब उसका दस्तावेज लाया गया हस्ताक्षर के लिए, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने कहा था पृथ्वी के संसाधनों में हाल के वर्षों में बहुत कमी आई है। मतलब जो पृथ्वी के संसाधन है उसमें कमी आई है और संतुलन इतना गड़बड़ा गया है कि इससे आने वाली पीढ़ियों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अतः पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व विकसित और विकासशील दोनों देशों का है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो लाइन उन्होंने कही थी कि विकसित और विकासशील दोनों देशों का ये
जरूरी है भाई, उसके लिए दोनों का रोल है कि इसको बचा के रखें। ऐसा कहने का मतलब क्या था, उनको दोनों का नाम लेने की जरूरत क्या थी? तो दोनों का नाम लेने की इसलिए जरूरत पड़ी दोस्तों, क्योंकि कई सारे जो विकसित देश है उनका ये मानना है कि यार मेरी गलती नहीं जिसके कारण हो गया, जो ना समझ और अभी भी आजाद हुए देश है उन्होंने गलती करी है। क्यों? क्योंकि जो विकसित देश है भाई वो तो विकसित हो चुका है बहुत ज्यादा, उसके पास पैसे सब कुछ मतलब पावरफुल है, दिमाग है, कहने का मतलब उसके पास दिमाग है। जो नया नया अभी बना है उसके पास दिमाग नहीं है, तो नए वाले को पता ही नहीं कैसे यूज करना है, तो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये कहना था। तो उनको जबकि पी नरसिम्हा राव ने कहा था, पीवी नरसिम्हा राव ने, कि अगर ऐसा नहीं है भाई, दोनों को अगर मिलकर हम पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों मिलकर अगर करते हैं तब हम उसको सुधार सकते हैं, नहीं तो नहीं सुधार सकते। इस पे जोर दिया गया। समझ में आता है दोस्तों? रियो सम्मेलन के केंद्रीय मुद्दे जो थे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वन संरक्षण नियम शामिल थे। 3 मुद्दों को सबसे मेन माना गया इसमें, जलवायु परिवर्तन रियो सम्मेलन में, जैव विविधता और वन संरक्षण अधिनियम। समझ में आता है? आगे हम बात करते हैं जोहानसबर्ग सम्मेलन के बारे में। जोहानसबर्ग सम्मेलन है क्या? तो जोहानसबर्ग सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2002 में किया गया। ठीक है, जोहानसबर्ग में किया गया, जिसमें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंदर में रियो के द्वारा, जो रियो था उसके अंदर में से कई सारे घोषणा को, उसके जो एजेंडे थे उन सबको इसके अंदर में शामिल किया गया। जैसे एजेंडा 21 की बात कर लो, तो जब ये जोहानसबर्ग सम्मेलन हो रहा था तो उसके अंदर में एजेंडा 21 को भी जगह दी गई कि भाई ये तो एजेंडा 21 है, वो बहुत उपयोगी है, तो इसको दोबारा से यहाँ पर रखो, जो बाकी देश भी फॉलो करे, दोबारा से इसको उनके नज़र में लाओ। ठीक है, यहाँ पे बात की गई कि भाई अगर गरीबी, भूख, कुपोषण, सैनिक संघर्ष या बुराई, इन सब पे अगर रहेंगे हम, इन सब ये रहेगी तो हम कभी पर्यावरण को आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले इनको दूर करने की बात की गई। ठीक है, इसके अंदर में जोहानसबर्ग में कुछ सतत विकास की प्रति पैमाने रखे गए कि किन किन आधार पर हम विकास कर सकते, सतत विकास कर सकते। तो उसके अंदर में सुशासन, ठीक है, गरीबी तथा अभाव से मुक्ति, विश्व शांति सुरक्षा, इन सतत विकास के प्रति नैतिक मूल्यों पर जोर, इन सभी चीज़ों के बारे में वो बात की गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जोहानसबर्ग सम्मेलन था जो सेम चल रहा था 2002 में, इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा करवाया गया। ठीक है, उसके बाद 1992 के अंदर में आता है, मतलब उससे बात के उसके पहले ही आ जाता है 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पिछली बार इसके ऊपर आया हुआ था एक टिप्पणी लिखने के लिए, और रियो डी जेनेरो पे भी आया हुआ था, दोनों पे, तो दोनों में से किसी एक पे लिखने के लिए आया जाता है अक्सर। तो ये हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये है क्या? तो 1992 में ये फ्रेमवर्क में आया था, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके अंदर में इसके मतलब इसी के बाद से UNFCCC का गठन किया गया। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर काम करता है। ठीक है, इसको इसकी मतलब अब मीटिंग कब हुई अगर हम बात करें तो इसको हुआ कब, ये सारे चीज़ हुआ कब? तो क्योटो प्रोटोकॉल से पहले UNFCCC की स्थापना हुई कब? तो 1992 में। ठीक है, 1992 में स्थापना हो गई। उसके बाद 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में मीटिंग बुलाई जाती है, भाई सब सारे देश आते हैं, जिसमें 55 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया। 55 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया कि भाई ये अच्छा है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, पर 55 देशों ने स्वीकार तो कर लिया, पर फिर भी ये इतनी ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इनकार कर दिया कि भाई ये बेकार है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद 16 फरवरी 2005 को, ठीक है, 16 फरवरी 2005 को रूस ने इसको एक्सेप्ट किया, और रूस ने बताया कि भाई अच्छा है, और रूस ने इसको माना, रूस ने भी इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, इसके अंदर में मेन मोटिव क्या रखा गया कि भाई जो आपका मतलब इसके में मेन मोटिव रखा गया कि दुनिया के सामने कि आपका जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसको आपको घटाकर 1995 के स्तर पे लाना है। ठीक है, आप अगर अभी मान लो 2010 में हो या 2008 में हो, समझो सपोज करो 2008 या 2012 के स्तर पे हो, तो आपको घटाकर 1995 के स्तर पे लाना है कि जितना 1995 में था आपका 95 में था उतना ही आपका स्तर अब होना चाहिए, ये कहा गया। ठीक है, समझ में आता है? तो इस तरह की बात की गई। इसको ज़्यादा लोगों ने लाइटली लिया क्योंकि ये उतना बड़ा मतलब वो नहीं था, पर फिर भी इसके अंदर में बहुत बढ़ चढ़ के लोग, जब रूस जैसे जब कंट्री थे, बड़े बड़े कंट्री थे, उन्होंने जब पार्टिसिपेट करना शुरू किया तब इसके अंदर में बात मतलब जुड़ने लगे लोग, देश जुड़ने लगे। इसमें लोग जुड़ने क्यों नहीं रहते? क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई ये सिर्फ विकासशील देशों के लिए, क्योंकि विकासशील देश इसकी अगुवाई कर रहे थे, विकसित देशों का कोई काम ही नहीं है, ऐसा था। पर जब रूस जैसे देश जुड़ने लगे तब उन्हें लगा नहीं है, ये सभी के लिए है। और इसमें मेन बात पे मोटिव क्या रखा गया कि जैसे भारत जैसे देश जो हैं, जो गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन मात्र
803 मिलियन टन करते हैं, ठीक है, मिलियन टन करते हैं। वहीं पे अमेरिका में प्रति व्यक्ति 5228 मिलियन टन किया जाता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ठीक है। अगर मान लो भारत के अंदर में टोटल एक व्यक्ति सिर्फ 803 मिलियन टन करता है, तो अमेरिका में 5228 मिलियन टन करता है। इसी के आंकड़े के आधार पर ये कहा गया यार ये मेरी गलती नहीं कि आज इतना बड़ा हो रहा है, मैं तो 800 कर रहा हूँ, तुम 5000 कर रहे हो, एक आदमी तुम्हारा 5000 कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कारण से यहाँ पे सम्मेलन को जोड़ा गया इसके अंदर में, और लोग जुड़ते गए, जिसके कारण से एक अच्छा खासा विशाल सम्मेलन बनता है। और इसका मेन मोटिव क्या था, यूएनएफसीसी को प्रमोट करना और आगे मतलब इसको बढ़ाना, इसके आधार पर तय करना कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और सबके सामने पर्यावरण का मुद्दा रखना, ये था मोटिव, ठीक है। समझ में आता है। आगे एक बात करते और जलवायु परिवर्तन में बाली सम्मेलन है। बाली सम्मेलन क्या है भाई, तो इंडोनेशिया में बाली द्वीप है, जहाँ पे 3 से 14 दिसंबर 2007 के बीच में मतलब 3 से 14 दिसंबर के बीच में 2007 में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल गए थे, ठीक है, जिसमें 190 देश के 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें कई तरह के सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इस तरह से उसको 2000 मतलब उसके अंदर में ताप वृद्धि, जो वैश्विक ताप वृद्धि है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए 2009 तक के लिए समय सीमा तय की गई कि यार गंभीरतापूर्वक सोचिए और इसे कम कीजिए, ठीक है, इसके ऊपर कदम उठाइए, इन सब चीज़ों बातों पे जोर दिया गया, ठीक है। हानिकारक गैसों को रोक लगाने के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। आपके पास क्या रोड मैप है, इसके बारे में बात किया गया कि अगर चलो भाई आप नहीं मानते हो हमारी बात, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सभी लोग जानते हो कि भाई सतत विकास जरूरी है। सतत विकास के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, हम किस तरह से सतत विकास प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आपस में, जिसमें आंसर मिला था, ठीक है। तो ये सारा आपका ये चैप्टर खत्म होता है, सेकंड पार्ट आपका खत्म हो गया दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका 17 चैप्टर खत्म, 18 कुछ चैप्टर और बचे हुए हैं जो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो सारे वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है ह्यूमन राइट्स के, तो वो भी जाकर देखें, ठीक है। तो और अपनी प्रिपरेशन करें, सही से प्रिपरेशन करें, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स, बाय बाय। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपकी एक सब्सक्राइब लाइक शेयर हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, बाय बाय।